हेलो एवरीवन। इतिहास की हमारी पिछली वीडियोस में हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार भारत में गांधी जी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुके हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए और साथ ही उन्हें द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसको कि हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पिछली कुछ कक्षाओं में हम चर्चा कर चुके थे मुख्य रूप से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन के बारे में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को संपन्न होता है। ये सारे आयोजन कहाँ पे हो रहे थे? लंदन में। ठीक है, लंदन में ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हो रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी और लॉर्ड इरविन, भारत में लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हो जाता है कि गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और इरविन जो है वो गांधी जी की कुछ शर्तों को यहाँ पर मान लेंगे। इस तरीके से दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था उसे ही हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौते की वजह से ही जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वहाँ पर गांधी जी उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी को उनके मन मुताबिक उनकी शर्तों का जो पालन नहीं हो पाता है, या फिर कह सकते हैं कि गांधी जी की बातों को नज़रअंदाज किया जाता है वहाँ पे, इसीलिए गांधी जी जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ करके भारत वापस आ जाते हैं और भारत में आकर के द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, और आपका जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसी की वजह से गांधी जी को फिर जेल में डाल दिया गया था। लेकिन गांधी जी को जेल में डालने के बावजूद भी भारत में सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड, ठीक है, पृथक निर्वाचन पद्धति जो हमने डिस्कस किया था उसे भारत में 1932 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, और साथ ही इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कम्युनल अवार्ड या पृथक निर्वाचन पद्धति को भारत से हटाने के लिए गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। 1932 में ही पूना समझौता होता है। ठीक है, ये समझौता पुणे में हुआ था या पूना में हुआ था, इसीलिए इसको पूना समझौता कहा जाता है। किन के बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूना में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1932 में। क्यों हुआ था? तो यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन के बाद में जो सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड लागू किया गया था भारत में, इसे समाप्त करने के लिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि भारत में जो हिंदू समाज है वो जाति के आधार पर अलग से और विभाजित ना हो जाए। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए गांधी जी चाहते थे कि जो टोटल सीट्स हैं उन्हीं में से ही कुछ सीट जो है वो हम दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर लें, लेकिन किसी भी प्रकार की पृथक निर्वाचन पद्धति यहाँ पे भारत में लागू ना हो पाए हिंदू समाज के अंदर में। ठीक, तो इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में पूना पैक्ट हमने चर्चा किया था। उसके बाद में गांधी जी जो है वो दलितों के उत्थान के लिए, हरिजन कल्याण के लिए अपना जीवन जो है वो समर्पित करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद में 1934 में कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का उदय होता है
एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन होता है यहाँ पे। इसको हम कहते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। परीक्षा की दृष्टि से यह पार्टी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर सिर्फ याद रखने के हिसाब से, एक क्रोनोलॉजी, एक क्रम मेंटेन करने के हिसाब से बस चाहे तो आप इसको याद रखिएगा कि कांग्रेस के विभाजन के बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। कांग्रेस जो है वो नरम दल गरम दल के रूप में अलग होता है। उसके बाद में कांग्रेस के भीतर ही एक परिवर्तनवादी और रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोगों का कह सकते हैं कि बंटवारा, विभाजन होता है, जिसको कि हम ये मानते थे कि जो परिवर्तनवादी हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके और सरकार के भीतर रह करके सरकार भारत के बेनिफिट के लिए काम करना चाहते थे। वहीं जो रूढ़िवादी थे या अपरिवर्तनवादी थे वो कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में सशक्त बना करके और सरकार के सामने अपनी मांगे रखना चाहते थे। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी जो परिवर्तनवादी थी वो स्वयं सरकार बना करके और भारत में परिवर्तन लाना चाहती थी। इस प्रकार शुरू में 1907 में जो विभाजन हुआ था इसको हम किस नाम से जानते हैं, सूरत विभाजन के नाम से, जहाँ पे गरम दल और नरम दल अलग हुए थे। और उसके बाद में आपका कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो किस रूप में हुआ था, ये हुआ था परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी विचारकों के रूप में। यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो थी वो एक अलग मत लेकर के कांग्रेस, जो मूल कांग्रेस है वहाँ से विभाजित होना शुरू हो रही थी। ठीक है, इनका मानना ये था कि समाज में अभी भी बराबरी का, समाज में जो संसाधन है वो लोगों के बीच में बराबरी से नहीं बांटे जा रहे हैं। और समाजवाद का जो मुख्य कह सकते हैं कि उद्देश्य है, समाजवाद का उद्देश्य क्या कहता है, समाजवाद ये कहता है कि समाज के सभी वर्गों को समाज का सभी संसाधन बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ठीक है, इस आदर्शपूर्ण स्थिति को ही हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। लेकिन वास्तव में कभी भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक आदर्शवादी स्थिति है, समाजवाद किसी भी देश में, चाहे वो समाजवादी देश ही क्यों ना हो, किसी भी देश में पूरी ईमानदारी के साथ या पूरी निष्ठा के साथ 100% ठीक रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक नए दल का उदय हुआ था, इसको हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये कह सकते हैं कि रेयरेस्ट केस में ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से प्रश्न नहीं बने हैं, आज तक नहीं बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज़ है हमको जो पढ़नी है वो है 1937 में होने वाला भारत में पहला जो आम चुनाव था। ठीक, इसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल। प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल। एक जो चुनाव चल रहा था अभी तक, जिसको कि हम किस नाम से जानते थे, जिसको हम जानते थे केंद्रीय विधान परिषद के रूप में। ठीक है, मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद था वो तो देश की संसद, आज जैसे देश की संसद काम करती है उसी तरीके से केंद्रीय विधान परिषद भी काम कर रहा था। लेकिन उस समय भी जो भारत है वहाँ पे भारत जैसे एक देश की कल्पना किसी ने नहीं की थी। ठीक है, तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत या राज्य जो है वो अपने अपने स्वायत्त शासन चलाने के लिए जिम्मेदार थे। जो पुरानी हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं मुगलों के समय से, जिसमें मुगल हुए, सिख हुए, मराठा हो गए, पूर्व की तरफ बंगाल अवध वाले क्षेत्र हो गए, दक्षिण की तरफ विजयनगर साम्राज्य था, बीच में बहमनी साम्राज्य था, काकतीय वंश थे, सातवाहन वंश थे। इस तरह जो अलग अलग एरिया डिवाइडेड थे राजाओं के, वो एरिया अपने आप धीरे धीरे डेवलप होते होते एक प्रांत या वर्तमान जो हम राज्य देखते हैं, राज्यों का जो बंटवारा है जिस तरीके से, जैसे MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़ हो गए, इस तरीके से उन राज्यों का भी एक अस्तित्व बनना शुरू हो गया था। उस समय
जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं उन्हीं के हिसाब से एक एक राज्य का निर्माण होना शुरू हो गया था। ठीक है, जैसे कि जो दक्षिण की तरफ था जिसको कि हम मद्रास प्रोविंस या मद्रास प्रांत के नाम से जानते हैं। भारत में ही पूर्व की तरफ जो प्रांत थे उसमें बिहार उड़ीसा प्रांत प्रमुख था। भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। जो पश्चिमी भारत है वहाँ पे बम्बई प्रांत कहते थे इसको, और जो वर्तमान असम अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है इसको असम प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो पश्चिम भारत का जो पाकिस्तान वाला एरिया है इसको हम उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है, और इसी में एक प्रांत था सिंध प्रांत। ठीक है, और पंजाब प्रांत, ये सारे जो हैं इंडिविजुअल जो स्टेट के रूप में जिसको आज हम जानते हैं इसी को ही प्रांत कहा जा रहा है। ठीक है, प्रांत। तो प्रांतीय चुनाव होने शुरू हो चुके थे। इसका मतलब ये है कि हर एक राज्य में चुनाव होकर के कुछ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के जो प्रांतीय जो चुनाव होंगे उससे चुने हुए मंत्री वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, और जो लोग भी केंद्रीय विधान परिषद में चुन करके जाएंगे वो लोग पूरे देश के लिए कानून बनाने का या पूरे देश में कानून व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगे। इस तरीके से भारत में पहली बार 1937 में प्रांतीय चुनाव होने शुरू हो चुके थे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि भारत में चुनाव पहले से हो रहे थे। ये पहली बार ऐसी सिचुएशन आई थी जब भारत के इंडिविजुअल राज्यों में चुनाव होने शुरू हुए थे। ठीक है, तो याद रखना है भारत में पहली बार आम चुनाव या प्रांतीय चुनाव कब होने शुरू हुए थे? 1937 में। इसको हम ये कह सकते हैं कि प्रथम आम चुनाव, भारत का प्रथम आम चुनाव ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर हम 1937 में होने वाले कुछ अधिवेशन या इससे पहले के अधिवेशनों की चर्चा करें जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, वहीं से कुछ बैकग्राउंड निकलेगा जो हमको 1937 के प्रांतीय चुनाव में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में बताना, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में हमको यहाँ से इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि 1937 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, ठीक है, जो जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो नेहरू जी की अध्यक्षता में 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। यहीं पे कांग्रेस ने सभी दलों से सहमति ले ली थी, या सभी दल जो है वो चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो चुके थे। ठीक है, तो 1936 का जो चुनाव था, जो अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का ही होगा, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, क्योंकि जब भी हम सामान्य अधिवेशन की चर्चा करें इसका मतलब है कि हम कांग्रेस के ही अधिवेशन की चर्चा कर रहे हैं। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और यहीं पे सभी जो दल थे, जितने भी उस समय पॉलिटिकल पार्टीज थी छोटी बड़ी, उन सभी ने चुनाव में हिस्सा लेने के लिए रजामंदी व्यक्त की थी। सभी दल चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार। सभी में आपसी सहमति से चुनाव में सभी अपने अपने दल से प्रतिद्वंदी या कैंडिडेट खड़ा करने के लिए रजामंद हो चुके थे। ठीक है, जनवरी 1937 में चुनाव कंडक्ट होता है। ठीक है, जनवरी के आसपास 1937 में चुनाव कंडक्ट होता है, और इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें रिज़ल्ट क्या रहा? तो रिज़ल्ट ये रहा कि इस समय 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, और उनमें से 5 प्रांत ऐसे थे जहाँ पर 5 प्रांत ऐसे थे 11 में से जहाँ पे कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार गठित किया था। प्रांत में कांग्रेस की सरकार गठित, पूर्ण बहुमत, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है,
कांग्रेस को यहाँ पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और उसने ये इन सभी में अपनी सरकार गठित की। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे कुछ दूसरे जो प्रांत थे वहाँ पे सरकारें गिरने लगी और बाद में आगे चल करके कांग्रेस ने कुछ समय बाद 3 और राज्यों में अपनी सरकार गठित की। कुछ समय बाद ये जो संख्या थी वो बढ़ करके 8 हो जाती है। शुरू में 5 राज्यों में या 5 प्रांतों में इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार गठित की थी। उसके बाद 3 और राज्य ऐसे थे जहाँ पे इन्होंने गठबंधन के साथ सरकार गठित की। इस तरीके से 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, मतलब कांग्रेस के मंत्री राज्यों में काम कर रहे थे। इस तरीके से जब इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ कांग्रेस जीत करके आ रही थी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्षेत्र जो कि मुस्लिम बहुल वाले एरिया हैं वहाँ से भी कांग्रेस कैसे जीत करके आ रही है। मुस्लिम लीग को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी। मुस्लिम बहुल एरिया में भी मुस्लिम लीग को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था। इस वजह से क्या किया जाता है, बंगाल में मुस्लिम लीग जो है वो बंगाल वाले एरिया में एक दूसरी पार्टी के साथ में गठबंधन करके अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, तो बंगाल में मुस्लिम लीग को सोचिए, जो बंगाल वाला एरिया जिसको कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इन्होंने बांग्लादेश से अलग किया था, वही एरिया में ये लोग सरकार नहीं बना पा रहे थे शुरुआत से ही। ठीक है, तो वहाँ पे भी इनको दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ सरकार बनानी पड़ी और इस तरीके से जो सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई शुरुआती चुनाव में वो थी कांग्रेस। ठीक है, 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कांग्रेस को ये समझ में आता है कि ब्रिटिशर्स इनके जो कह सकते हैं कि जो नीति हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको मानने की जगह वो अपने ढर्रे पर चल रही हैं और कांग्रेस को मतलब एक सरकार के रूप में कार्य करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनको सिर्फ एक आदेश पालन करने वाला स्टैम्प के रूप में इनको यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, तो कांग्रेस जो क्या करती है, एक लंबे समय तक लगभग 2.5 साल के आसपास ये लोग शासन करते हैं और मतलब सरकार चलाते हैं और उसके बाद में ये पूरी की पूरी पार्टी जो है वो त्यागपत्र दे देती है। लगभग 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद 2.5 वर्ष लगभग है ना, ये लगभग 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद में ढाई वर्ष कार्यकाल के बाद में 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद में कांग्रेस ने 1939 में सरकार से त्यागपत्र दे दिया। 1939 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में, इसमें मैं कारण लिख देता हूँ क्यों कांग्रेस ने बनी बनाई सरकार से त्यागपत्र दे दिया। तो इसका कारण ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो भारतीय वायसराय था, जो लॉर्ड लिनलिथगो था, वायसराय लिनलिथगो, इसने भारत की विधानमंडल से परमिशन लिए बिना जो भारतीय सेना थी उनको द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। इसी वजह से कांग्रेस ने यहाँ पे मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, और इसी के बाद में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्योंकि त्यागपत्र दे दिया था, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके और मुस्लिम लीग ने यहाँ पर क्या मनाया था, मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस से मुक्ति होने का समय था, इसीलिए इन्होंने कहा कि यह मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने, अच्छा कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना का प्रयोग। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ की जो
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस की सरकार पब्लिक ने चुन करके यहाँ पर शासन करने के लिए बिठाया था, उनसे भी परमिशन लिए बिना यहाँ के जो वायसराय थे लिन लिथगो, इन्होंने ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ की सरकार से परमिशन लिए बिना जो सेना अधिकारी है उसने सेना का प्रयोग करना द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू कर दिया था। इस चीज़ से नाराज होकर के सरकार ने यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया था और इसी चीज़ को ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में, ठीक है, स्पेसिफिक अगर डेट पूछा जाए तो 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग कांग्रेस से इतना नफरत कर चुकी थी कि कांग्रेस जैसे ही सत्ता से बाहर होती है, उन्होंने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। ठीक है, इन्होंने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो पूछा जाए कि मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। कांग्रेस ने जब सत्ता से त्यागपत्र दिया था, शासन से त्यागपत्र दिया था, उस समय मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसके बाद में 1937 में तो ये इलेक्शन हुआ था। ये जो इलेक्शन था, इसमें जो सरकार गठित हुई थी 1939 तक काम करती है। ठीक, और उसके बाद में सरकार भंग हो जाती है। लेकिन इसी बीच में 1938-39 की कुछ दूसरी प्रमुख घटनाओं की चर्चा करें तो 1938 की एक प्रमुख घटना है, 1938 की एक घटना है, इसको हम कहते हैं कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। अब ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? ये अधिवेशन केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे इस अधिवेशन में भारत के सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हुए थे इसमें। और आपको पता है कि सुभाष बाबू जो थे वो गरम दल के नेता थे, या गरम दल के ना कहें कि क्रांतिकारी वर्ग के नेता थे। और कांग्रेस जो है वो एक नरम दल या गरम दल विचार वाला एक राजनीतिक पार्टी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जो सुभाष बाबू थे ये हिंसक गतिविधियों में भी संलिप्त हुआ करते थे। ठीक है, तो 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि 1939 में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और ये अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन कहेंगे इसको, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। यहाँ पे भी सुभाष जी को अध्यक्ष चुन लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पे अध्यक्ष चुन लिया गया। अब यहाँ पे जब इनको अध्यक्ष चुन लिया गया था तो भाई कायदे से इनको साल भर की अध्यक्षता मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्षता मिलने से गांधी जी नाराज हो गए थे। किससे? सुभाष चंद्र बोस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1939 वाला अधिवेशन था, इसमें इलेक्शन करवाया गया था, अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन करवाया गया था। ठीक है, तो गरम दल वालों ने अपना अध्यक्ष बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को खड़ा किया था इलेक्शन में, और दूसरी तरफ गांधी जी जो थे नरम दल वाली दल के तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को अपना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए खड़ा किए थे उम्मीदवार के रूप में।
लेकिन पूरे ग्रुप के अंदर जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, कांग्रेस के इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी इसको थोड़ा सा पर्सनली ले लेते हैं। गांधी जी इसको पर्सनली लेने के साथ में कहते हैं कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। मतलब वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को ही ज़्यादा वोट मिलना चाहिए था और उन्हीं को ही अध्यक्षता मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल गई किसको? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। तो गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया की हार से नाखुश थे। वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को ही लोग जितवा करके कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते, लेकिन लोगों ने उनको वोट ही नहीं किया या कम वोट किया, इसीलिए सीतारमैया इस चुनाव में हार गए थे, ठीक है। और इसके बाद में गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, और ये उस अधिवेशन में नाखुश थे। पट्टाभी सीतारमैया की हार से गांधी जी नाखुश थे, ठीक है। और दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, मतलब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, मतलब कहासुनी उस तरीके से नहीं, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद, और क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे गांधी जी का बड़ा सम्मान करते थे, तो इस सम्मान को बनाए रखने के लिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अपनी अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। तो अब नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? अब जो हारा हुआ आदमी है पट्टाभी सीतारमैया, इसको हार बनाएंगे तो पार्टी के लिए शर्मिंदगी की बात है कि जो आदमी चुनाव हार गया है उसको भी आप अध्यक्ष बना रहे हो। तो यहाँ पे न तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे, न तो पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष रहे। अब यहाँ पे नया अध्यक्ष बनाया गया, किसको? त्रिपुरी अधिवेशन के बाद में नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? नया अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को त्रिपुरी अधिवेशन के लिए अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जब इस पार्टी से त्यागपत्र दे देते हैं तो पार्टी से निकल करके वो अपनी एक नई पार्टी का गठन करते हैं। इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक। एक संस्था की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस जी ने, इसका नाम क्या था? इसका नाम पड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। एक क्रांतिकारी संगठन का इन्होंने कह सकते हैं कि स्थापना किया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से, ठीक। तो त्रिपुरी अधिवेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक क्रम आपको पता होना चाहिए कि 38वां जो अधिवेशन 1938 का जो अधिवेशन था, हरिपुरा अधिवेशन, यहीं से त्रिपुरी अधिवेशन में होने वाली घटनाओं की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होने लगी थी, ठीक है। जैसे ही 1938 में सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं, पार्टी के अंदर कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिनसे कि गांधी जी नाखुश थे, और 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर गांधी जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने एक मौका तो दे दिया था सुभाष चंद्र बोस को, वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बार फिर से वो अध्यक्षता करें और जो कांग्रेस है उनकी जो साख है, जो सम्मान है, वो खतरे में पड़ जाए, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने चाहा कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपनी अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दें, और गांधी जी की इच्छा का सम्मान रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे भी दिया, और साथ ही यहाँ पर नए व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता सौंप दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से निकल करके फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक संस्था का गठन किया, ठीक है। तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, यहाँ तक इतनी चीज़ महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 1939 के बाद 1940 की अगर कुछ प्रमुख घटनाओं का हम अध्ययन करें तो 1940 की जो सबसे प्रमुख घटना थी वो है पृथक पाकिस्तान की मांग का जन्म, ठीक है। यहाँ पे 1940 की जो सबसे प्रमुख घटना है 1940, पृथक पाकिस्तान की मांग।
हालांकि इसका जो बैकग्राउंड है वो 1930 के आसपास से हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन 1940 में आधिकारिक रूप से मुस्लिम लीग की एक बैठक में यहाँ पे पृथक पाकिस्तान की मांग रखी गई। पृथक पाकिस्तान की मांग, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली बार पाकिस्तान का पाकिस्तान के रूप में एक अलग राज्य के, अलग देश के रूप में एक अलग एरिया मुस्लिमों के लिए आरक्षित करने की बात की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहली बार 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग उठती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि 1930 से इसका जो बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया था, और इसके पीछे 2-3 प्रमुख लोग हैं जिनका कि दिमाग चला है। सबसे पहले एक व्यक्ति हैं, 1930 में ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद इकबाल। भारत में अगर जो दो अलग अलग राष्ट्रों की कल्पना करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जाए परीक्षा में कि भारत और पाकिस्तान के रूप में द्विराष्ट्र की कल्पना किसने किया था, तो सबसे पहले इस चीज़ का विचार रखा था मोहम्मद इकबाल नाम के एक व्यक्ति हैं 1930 में। 1930 में मोहम्मद इकबाल इन्होंने सबसे पहले दो राष्ट्र की कल्पना किया। ठीक है, हिंदू बहुल एक राष्ट्र होगा जिसको कि हिंदुस्तान कहेंगे, और मुस्लिम बहुल एक क्षेत्र होगा जिसको कि पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसमें इंडिया और पाकिस्तान नाम से दो देशों का इसने सपना देखा था। तो 1930 में मोहम्मद इकबाल इन्होंने द्विराष्ट्र की कल्पना किया था। लेकिन सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द अगर किसी ने लिखा है या पाकिस्तान के रूप में एक शब्द गढ़ा है तो वो थे एक व्यक्ति हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक व्यक्ति थे, इनका नाम था चौधरी रहमत अली। 1933 के आसपास, 1933 के आसपास इन्होंने पाकिस्तान ये शब्द गढ़ा। ठीक है, तो 1933 में 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र थे, इनका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने यहाँ सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द गढ़ा। पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान नाम से एक शब्द इन्होंने ही दिया था। ठीक, और इस पाकिस्तान का मतलब क्या था? इन्होंने कहा पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध, और तान से ये बलूचिस्तान कहते थे। बलूचिस्तान। ठीक है, तो पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इस पूरे एरिया को मिला करके एक अलग देश बनाया जाए और इसका नाम रखा जाए पाकिस्तान। ये किसकी संकल्पना थी? तो चौधरी रहमत अली की ये संकल्पना थी। ठीक है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की डिमांड 1940 में सबसे पहले किसने की थी? तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की डिमांड की थी। ठीक है, तो 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन था लाहौर में। ठीक है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में, और यहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना ने
पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग रखी थी? पृथक पाकिस्तान की मांग। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग जो पॉइंट हैं इनको आपको याद रखना है कि पाकिस्तान की संकल्पना किसने की थी, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, और पाकिस्तान की मांग किसने रखी थी, पृथक पाकिस्तान क्षेत्र के रूप में किसने अलग से मांग किया था। तो ये तीनों का समय अलग अलग है। 1930 में मोहम्मद इकबाल नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने दो अलग देशों की संकल्पना की थी। ठीक है, 1933 में पाकिस्तान नाम से एक शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र थे। और 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन के दौरान लाहौर में जिन्ना ने सबसे पहले पृथक पाकिस्तान की मांग रखी थी। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, तो पृथक पाकिस्तान की मांग की जो बैकग्राउंड है वो 1930 से जुड़ी हुई है, लेकिन इसकी जो मांग है वो 1940 में रखी जाती है। ठीक, और इस तरीके से मतलब भारत में जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, मतलब मुस्लिमों और हिंदुओं को जो लड़ाने का जो बीज बोया था ब्रिटिशर्स ने, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ युवाओं में वो बीज बैठ गया था। और उसके बाद जो बीच बीच में जो दंगे जैसी सिचुएशन हुई है, और या कहें कि जो धार्मिक मतभेद ब्रिटिशर्स के द्वारा फैलाए गए हैं, जो पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व वाला जो सिस्टम लाया गया है, उनसे ये दूरियां, जो वैचारिक दूरियां हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई थी। और आगे चल करके 1930 आते आते पृथक पाकिस्तान के संकल्पना के रूप में यहाँ पे वही चीज़ हमको उभर कर देखने मिलती है। और 1940 आते आते यह खाई इतनी बड़ी हो गई थी कि जिन्ना ने अलग से एक देश की मांग कर ली, जिसका नाम क्या रखा जाना था, पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान नाम से एक अलग देश रखे जाने के बाद में जो भारत के जो भारत में कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, इनके बीच में आपसी टकराव होना शुरू हो गया था। ठीक है, और इस टकराव को रिजॉल्व करने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भारत में हस्तक्षेप करना शुरू किया। ठीक, और इसी वजह से एक वापस से एक प्रपोजल रखा जाता है जिसको कि अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक, जो इस समय 1940 में के आसपास भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, इन्होंने ही एक प्रस्ताव रखा था जिसको कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें ये कहा गया था कि आप लोग अपने हिसाब से एक संविधान सभा का गठन कीजिए, और जो कांग्रेस था उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है अगस्त प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा अगस्त प्रस्ताव, इसकी तरफ मूव करते हैं। नाइनटीन 1940 में ही एक प्रस्ताव रखा गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, इसी को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त या लिनलिथगो प्रस्ताव कब रखा गया था, 8 अगस्त 1940। ठीक, 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव रखा गया था। अगस्त में रखा गया था इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, या वायसराय लिनलिथगो के द्वारा रखा गया था इसलिए इसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक, तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि जो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो त्यागपत्र के बाद में कोई भी सरकार यहाँ पर काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, क्योंकि सरकार के रूप में जो उस समय कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल थी उन्होंने तो यहाँ पे त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, इसमें कांग्रेस का 1940 का एक अधिवेशन हुआ था मार्च में। जनरली जो अधिवेशन होते थे वो दिसंबर में हुआ करते थे, लेकिन 1940 में एक विशेष अधिवेशन हो रहा था। ये हो रहा था रामगढ़ में, रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन।
कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने एक प्रस्ताव ये रखा कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। अंतरिम सरकार ये वही अंतरिम सरकार है जो कि हमने अपना संविधान बनाते समय एक अंतरिम सरकार गठित किया था ना, उसी तरीके की एक अंतरिम सरकार का गठन का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष। लेकिन इस रिक्वेस्ट को भी इस रिक्वेस्ट को जो कांग्रेस सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने खारिज कर दिया। ठीक है, पहली गलती तो ये हुई कि कांग्रेस ने एक डिमांड रखा था ब्रिटिश सरकार के सामने और ब्रिटिश सरकार ने उस डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी गलती, जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, ये चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गए थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉर्ड लिनलिथगो था वो ये चाहता था कि ब्रिटेन की तरफ से जो सैनिक हैं उन सैनिकों में भारतीय सैनिक भी शामिल हो, मतलब कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, अगर कांग्रेस यहाँ पे मानेगी तभी जाकर के यहाँ की जो सरकार थी वो क्या कर सकती थी। कांग्रेस अगर राजी है तो यहाँ पे देश की सरकार राजी हो जाएगी, और अगर देश की सरकार राजी है तो यहाँ के सेना को कहाँ भेज सकते थे हम, द्वितीय विश्व युद्ध में भेज सकते थे। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना का कार्य करना या न करना, सेना का इन्वॉल्व होना या न होना किस पर निर्भर कर रहा था, कांग्रेस पर निर्भर कर रहा था। ठीक है, तो अगर कांग्रेस यहाँ पे अड़ जाती या कांग्रेस जो है वो मना कर देती तो भारतीय जो सैनिक हैं उनको द्वितीय विश्व युद्ध में जाने से रोका जा सकता था, और यही चीज़ यहाँ पे हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो ने जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इसमें कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, और इसी प्रस्ताव को, मतलब दोनों के बीच में एक संधि जैसा कुछ हुआ है ये कह सकते हैं, और इसी प्रस्ताव को हम अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें अब इस प्रस्ताव में जो अंतरिम सरकार गठित करने का जो मांग था इसको तो खारिज कर दिया था, लेकिन जो लिनलिथगो था उसने क्या क्या ऑफर किया था कांग्रेस को। तो इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद कौन कौन सी शर्तें थी। ठीक है, इस प्रस्ताव में कौन कौन सी शर्तें थी, तो इसमें ये कहा गया कि युद्ध के बाद, मतलब जब भी युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। ठीक है, संविधान निर्मात्री संस्था, संविधान निर्मात्री संस्था का गठन, ये सब फ्यूचर की बात हो रही है। भविष्य में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम भारत में एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करेंगे, ये भरोसा दिया था लिनलिथगो ने भारतीय जो कांग्रेस के नेता थे इनको। ठीक है, दूसरा इन्होंने एक लॉलीपॉप ये दिया कि भारत में एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। युद्ध सलाहकार परिषद, ब्रिटिशर्स करेंगे अपनी मर्जी से, लेकिन वो सिर्फ सलाह लेने के लिए भारत में एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे, ऐसा उन्होंने भरोसा दिया था। ठीक, लेकिन जो कांग्रेस के द्वारा इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस द्वारा यह प्रस्ताव खारिज या अस्वीकार, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को सिरे से अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत के लोगों के साथ या कांग्रेस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। वो धीरे धीरे हमको कुछ लालच देंगे, और जब उनका काम निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मान लो कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए राजी हो जाती, और भारत के जो जवान हैं वो वहाँ पर जा कर के द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ लेते, जो जान धन की हानि होनी थी वो भारतीय लोगों की होती।
ठीक है। उसके बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने वादा को पूरा करते या ना करते इसके ऊपर भरोसा नहीं रह गया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था, अगस्त प्रस्ताव जो था, इसको अस्वीकार कर दिया और ये शायद उस समय के हिसाब से ठीक भी था। और क्योंकि इसी प्रस्ताव में जो पाकिस्तान की जो डिमांड रखी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, तो मुस्लिम लीग को भी जो क्योंकि पाकिस्तान अलग पृथक पाकिस्तान की डिमांड को भी नहीं माना गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग द्वारा भी यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। और इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न ये था कि पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पृथक पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था पृथक पाकिस्तान लेने का, उस प्रस्ताव पर अभी जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, इसने कोई भी अपना मत जाहिर नहीं किया था, या यूँ कह सकते हैं कि अभी इसको लेकर के असमंजस की स्थिति थी। और क्योंकि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसलिए अगस्त प्रस्ताव को हम कह सकते हैं कि यह एक असफल प्रस्ताव रहा। ठीक है। इसको अगस्त प्रस्ताव क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अगस्त में आया था। इसको लिनलिथगो प्रस्ताव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वायसराय था लिनलिथगो, इसी के द्वारा लाया गया था, इसीलिए इसको हम लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने चर्चा किया कि गोलमेज सम्मेलन जो हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, क्रमवार देखें तो 1930, 31 और 32 में, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में जो राजनीति है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुए, जो चुनाव है उसमें किस तरीके से कांग्रेस ने बाजी मारना शुरू किया था, किस तरीके से मुस्लिम लीग का पतन शुरू हुआ था, और अपनी पतन को देखते हुए अब वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अलग से एक पाकिस्तान नाम से एक अलग देश की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। ठीक है। और अगर शुरुआत देखें कि पृथक पाकिस्तान का बीज कैसे पड़ा था, तो 1930 में ही पृथक पाकिस्तान के रूप में एक व्यक्ति थे मोहम्मद इकबाल, इन्होंने 2 राष्ट्रों की कल्पना कर ली थी। उसके बाद में चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में के एक छात्र थे, इन्होंने पाकिस्तान नाम से एक शब्द दिया था और भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक क्षेत्र के रूप में एक पाकिस्तान की मांग उठने लगती है। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने अगस्त प्रस्ताव तक की चर्चा किया है। नेक्स्ट कुछ कक्षाओं में हम भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, इन सब की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।